नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन आज भी देखते हैं। और जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि पहले जैसे क्वेश्चन आपके पास मिलता है इनको पढ़िए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, और जब आप बना लेते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे इसका सोल्यूशन किया जा सकता था। तो आइए, क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित पूंजी राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष उसने 60% अर्जित किया, कुल पूंजी का 50% लाभ और दान किया। शुरुआती राशि लाभ है और कह रहा है कि उसने दूसरे और तीसरे वर्ष के बाद शेष पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। यदि 3 वर्षों के अंत में उसके पास 15,360 रुपये हैं तो वह प्रारंभिक राशि क्या थी जिससे उसने अपना व्यापार शुरू किया था। ये क्वेश्चन का कुल मिला के इतना ही बात कह रहा है आपसे कि पहले वर्ष वो 60% राशि अर्जित करता है और यहाँ पे शुरुआती राशि लाभ है, यानी कि 60% इसको लाभ हो रहा है। और कह रहा है कुल पूंजी का 50% लाभ और दान किया। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुल पूंजी का 50% लाभ और दान किया का मतलब यहाँ पे यही निकलता है कि कुल पूंजी का जो 50% है उसने दान किया। और ये प्रक्रिया इसने 3 बार की है। तो हम लोग इसको सक्सेसिव से भी कर सकते थे, आसान पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि उसकी शुरुआती राशि ए रुपये रही होगी और हम कह सकते हैं कि अगर 60% उसको प्रॉफिट हो रहा है, 60% उसको प्रॉफिट हो रहा है तो 60% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 3/5, यानी 5 के इन्वेस्टमेंट पर उसको 3 की प्रॉफिट हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि पहले वर्ष उसकी प्रॉफिट इतनी हो गई होगी। और आगे क्या कहता है कि 50% लाभ और दान किया, यानी 50% उसने दान, जितना भी उसके पास कमाई था उसका 50% उसने दान भी किया है। तो दान किया है, 50% दान किया है, तो उसका बचा कितना होगा, तो 1/2 बचा होगा। और यही प्रक्रिया इसने 2 बार और दोहराई है, यानी अब इसके पास पहले वर्ष के अंत में इसके पास इतनी राशि होगी। और 2 बार यही प्रक्रिया किया है तो आपको करना कुछ नहीं था, इसमें से 2 बार इसी प्रक्रिया को और करना था। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते थे। और कह रहा है कि अंत में इसके पास राशि कितनी बची है, तो 15,360 रुपये, 15,360 रुपये इसके पास राशि बची है। आप यहाँ देखिए कि 2, 2, 4 और 2, 8, इससे तो ये कट जाएगा, 1, 8 यहाँ पे बच गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 15,360 और ये हो जाएगा 125, ये मल्टीप्लाई होके और नीचे हो जाएगा कितना, तो 64, या 8 × 8 ही रहने देते हैं। अगर 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 7 73 8 9 72, 1 16, 8 दूना 16। अगर 8 से इसको काटिएगा तो ये आपका कट के आ जाएगा 8 दूना 16, 16 और 3 19 3 8 चौका 32, 240, 125 × 240 कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 30,000 रुपये हो जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमसे यही पूछ रहा था कि प्रारंभिक राशि क्या थी जिससे उसने अपना व्यापार शुरू किया था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दे कि एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा रहा है तो हम लोग उसमें सक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं। आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, इस थोड़ा सा इसको छोटा करने के लिए, कि आप जैसे 8/5 यहाँ पे किए हैं तो डायरेक्ट आप इसको हर बार 4/5 ही लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 2 तो आधी राशि तो दान ही कर रहा है। तो आप इसको 4/5 भी लिख के भी बना सकते थे, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं हम लोग। कह रहा है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। कारखाने में 87.5% कर्मचारी नियमित हैं। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे परसेंट पूछेगा, जब भी आपसे परसेंट पूछ रहा होगा कितना परसेंट है, तो हम इस 400 को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इससे आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इस रेशियो से ही काम चला लेंगे और रेशियो में भी अपने हिसाब से हम इसको सूटेबल करके काम चलाएंगे। जैसे सबसे पहले तो आप समझिए कि 87.5% कर्मचारी नियमित है, तो 87.5% का फ्रैक्शन कितना बनेगा। अगर आपको याद होगा इसका फ्रैक्शन तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो 7/8 होता है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल कर्मचारी अगर 8 थे तो नियमित कर्मचारी जो नियमित होंगे वो कितने होंगे, तो 7 होंगे। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि ये 5:3
3 है। ये पुरुष कर्मचारी हैं और ये महिला कर्मचारी हैं और इनका अनुपात कितना है? तो 5:3 है। अपनी सुविधा के लिए आप एक काम कीजिएगा कि इसको 50 ले लीजिएगा, इसको 30 ले लीजिएगा, यानी 1 0 सब में हम लोग लगा देते हैं। अब ऐसा कह सकते हैं कि 80 कर्मचारियों में से 70 कर्मचारी नियमित हैं, जिसमें 50 पुरुष हैं और 30 महिलाएं हैं। अब आगे क्या कहता है कि यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है, तो 92% अगर नियमित है, अगर 92% नियमित हैं, तो अगर 50 का 92% कितना होगा? तो 100 रहता, तो 92% तो 92 ही होता, आधा हो गया तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी कि 46। तो 46 कर्मचारी जो होंगे पुरुष कर्मचारी वो नियमित होंगे। ये नियमित कर्मचारी हैं, ये नियमित पुरुष कर्मचारी हैं, नियमित पुरुष कर्मचारी हैं। टोटल अब हमको पता है यहाँ से 70 कर्मचारी ही नियमित है, 80 में से 70 कर्मचारी ही नियमित है, जिसमें 46 कर्मचारी पुरुष नियमित हैं। तो बचे कितने? तो 70 में से 46 अगर छोड़ देंगे तो बचे कितने? तो 24, और 24 जो होंगे वो महिला कर्मचारी नियमित होंगे। और 24 30 का कितना परसेंट है? तो अगर आपको मैं तो इन महिला कर्मचारी से रिलेट करना है कि 30 का ये कितना परसेंट है, तो इसको अगर काटिएगा तो 6 चौका 24 और 6 पचे 30, ये 4/5 किसका फ्रैक्शन बनेगा? तो 80% का। और 80% हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। तो क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप क्वेश्चन के भाषा को आसानी से समझते हैं या आपका बेस मजबूत है तो आप इन क्वेश्चन को जल्दी से और आसानी से बना सकते हैं। जैसे अब इसमें 4 सॉल्व लेते भी तो भी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे जहाँ परसेंटेज का बात करेगा, अगर हमसे ये पूछता कि कितने महिला कर्मचारी हैं, तब हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें डाटा क्या देकर रखा है। अदरवाइज सिर्फ परसेंटेज अगर पूछ रहा होगा तो इस डाटा का विशेष कोई काम नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इस रेशियो पर ही काम कर सकते थे। आप 5 और 3 भी लेके बना सकते थे। यही होता है कि यहाँ पे डेसिमल में आते हैं, यहाँ 4.6 आ जाता है, यहाँ 2.4 आ जाता है, इससे अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक संख्या a का 11/5 एक संख्या b का 22% है, मतलब कि संख्या a का 11/5 बराबर है किसके? संख्या b के 22% की। इस लाइन का यही मतलब है। संख्या b तीसरी संख्या c के 2.5% के बराबर है। यदि c का मान 5500 है तो a के 80% और b के 40% का योग क्या होगा? तो कैसे कर पा रहे हो इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि हमसे a अनुपात b अनुपात c, अगर इसका रेशियो अगर हमको पता चल जाए तो हम आसानी से इनके बीच में रिलेशन बता सकते हैं। और इस रिलेशन को बताने के लिए हमको यहाँ पे ये डाटा दे के रखा है। क्या कहता है? इस a का 11/5 बराबर किससे होगा? तो b के, तो 22% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो 11/50। तो ये 11 से 11 कट गया और 5 से ये 10 कट गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि a कितना हो गया? 1 और b कितना हो गया? तो 10। b कितना हो गया? 10। आगे क्या कहता है कि यदि b संख्या b तीसरी संख्या c का 2.5% है, यानी कि b और c के बीच जो रिलेशन देकर रखा है, तो 2.5% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो c का 2.5% और 2.5% का फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो 1/40। आप ध्यान ये रखिएगा इस फ्रैक्शन के लिए, आपको तो ऐसे याद होना चाहिए। जैसे अगर हमसे कहता है कि 10% है, 10% है तो हम इसका फ्रैक्शन कितना? 10 1/10। अगर ये फ्रैक्शन आधा हो जाए, ये 5% है, तो ये आधा हो रहा है तो फ्रैक्शन में वैल्यू घटेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये इसका दुगना हो जाएगा। तो ये 1/20। जैसे ये आधा हुआ, परसेंट में ये आधा हुआ तो ये इसका डबल हो जाएगा। तो 2.5% कह रहा है हमसे, तो 2.5% 5% अगर 1/20 है तो 2.5% कितना हो जाएगा? तो 1/40 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2.5% कितना हो जाएगा? तो ये इसका आधा हो रहा है तो ये भी इसका डबल हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यू डबल हो जाती है, तो इसका 1/40 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं, मैं सिर्फ इस फ्रैक्शन को समझा रहा हूँ, 2.5% को 1/40 यहाँ पे लिखा जा सकता है, या 2.5% का फ्रैक्शन 1/40 होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि c कितना हो गया? तो 40 और b कितना हो गया? तो 1। तो b 1 हो गया और c कितना हो गया? 40। रेशियो बनाने के लिए हम लोग इस संख्या को गुना कर सकते हैं। तो ये हो गया 400, ये हो गया 10 और ये हो गया 1। तो a b c का हमारे पास रेशियो आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि c का मान कितना है? तो 5500 है। c का मान कितना है? 5500 है। तो 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो 0 से 0 कट गया तो 55/4। 1 यूनिट का रिजल्ट कितना हो गया? 55/4। हमसे क्या क्वेश्चन कहता है कि a का 80% और b के 40% का योग क्या है? तो a का अगर 80% निकालेंगे, a का अगर 80% निकालेंगे तो 0.8 हो जाएगा।
और इसका 40% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये ऐड करके आ कितना जाएगा, तो 4.8 आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का रिजल्ट 55/4 है, तो 4.8 यूनिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो 55/4 से गुना हो जाएगा। ये 4 से काटेंगे इसको तो 12 चौक 48, 1.2 बार में कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×5 = 60, 12 और 6, 12×5 = 60 और 6 66। यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, तो 66। इसका काम नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया, कह रहा है कि ए का 80% और बी के 40% का योग कितना है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 66। तो आपको मेन इसमें यही समझना था कि इन्फ्लेक्शन वैल्यू को यूज करना है ढंग से, उसके बाद क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। देखने में लगता है कि हमको पहले इतना करना है, फिर इसका रिलेट करना है, फिर 81% बी का, आपको डाटा सब में आसान देगा ताकि आप आसानी से डाटा को निकाल सके। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के हड़बड़ा मत जाइएगा, क्वेश्चन आसानी जहाँ पे लैंग्वेज के हिसाब से या क्वेश्चन ज़्यादा आपको लगेगा कि ज़्यादा इसमें गुना भागा जोड़ घटाव दे के रखा है या ज़्यादा डाटा दे के रखा है, तो आप इसको देकर हड़बड़ाइएगा मत। एक बार बनाने का शुरुआत कीजिएगा, क्वेश्चन एक बार शुरू कर दीजिएगा और आपका बेस अच्छा है तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आई। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपये प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमत में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हमसे ये पूछ रहा है कि वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पेट्रोल के खर्च में 82 रुपये प्रति लीटर था और 5% की वृद्धि हुई है तो हम लोग डायरेक्ट ये 5% निकाल सकते थे। तो आप देखिएगा कि ये हो जाएगा 4.1 रुपये पर लीटर की इसकी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो 4.1 लीटर की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन आसान है, आप लोग सिर्फ भाषा को ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन आसान भी होते हैं और आसानी से बनते भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रति लीटर इसकी 4.1 रुपीज़ की वृद्धि हुई है। आय क्या कहता है कि एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। तो हम ये बता पाएंगे कि अगर हर महीने वो 3045 किलोमीटर की यात्रा करती है और उसकी कार का माइलेज इतना है तो हर महीने में पेट्रोल कितना खर्च करता होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3045 किलोमीटर की यात्रा करती है और पेट्रोल जो है उसका जो माइलेज है वो 15 किलोमीटर पर लीटर है। इसको हम लोग काट रहे होंगे तो 15 दूना 30 और 15 तिया 45, यानी हम ये कह सकते हैं कि 203 लीटर इसका पेट्रोल महीना में लगता होगा। अब जाहिर सी बात है कि 203 लीटर पेट्रोल लगता होगा और पर लीटर 4.1 लीटर का इसका वृद्धि हुआ है तो 203 लीटर अगर पेट्रोल भराता होगा तो सब पर 4.1 का वृद्धि हुआ होगा। तो 203 पर कितना वृद्धि होगा, तो 4.1। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको तो हो जाएगा 203.3 और ये हो जाएगा 800 और 3 4 तिहाई 800 और 12 और 20 इधर हो जाएगा ना। 203 गुना करेंगे से 3 20 हाथ में रहा और 204 212 कितना हो जाएगा 812 और 20 832 रुपये 30 पैसे 832 रुपये 30 पैसे इसके पेट्रोल के खर्च में वृद्धि हुई होगी। ध्यान से समझिएगा इस बात को अगेन कि हमसे क्या कह रहा है कि भाई 5% की वृद्धि हुई और पेट्रोल का रेट पहले 82 रुपये था, 82 रुपये पर लीटर थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 लीटर पर 4.1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसका खर्चा बड़ा होगा। और ये पेट्रोल महीने में खर्च कितना कर रहा है, तो 1 महीने में इतना किलोमीटर जाता है और इसका माइलेज गाड़ी का ये है। जब इसको हम इसे भागा दे तो हमको ये पता चल गया कि कितना लीटर पेट्रोल का खर्चा हो रहा होगा। और हमको पता है कि 1 लीटर में 4.1 रुपीज़ इसका एक्स्ट्रा लग रहा है, तो 203 लीटर में इसका कितना पैसा एक्स्ट्रा लग रहा होगा, तो 832 रुपये 30 पैसे। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो तीनों क्वेश्चन ये CGL 2022 के पूछे हुए क्वेश्चन हैं, CGL 2022 के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी।
तो आइए इस प्रश्न को करने का कोशिश करते हैं। और मैं जैसा बार बार कहता हूँ, पहले आप लोग खुद बनाइए, फिर आप देखिएगा। हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन आपको मुझसे तरीका सीखना है कि क्वेश्चन का अप्रोच कैसे लेना है, क्वेश्चन हम लोग बनाते कैसे। इस क्वेश्चन मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं, क्योंकि कुछ हम लोग ऑप्शन का भी इसमें मदद लेंगे। एक कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38% हो गई है। कच्चे माल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि लागत वृद्धि से पहले की लागत को समान रखा जा सके। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन जब भी हम लोग लेते हैं तो कई बार होता क्या है कि आपको पॉइंट बनने लगेंगे। तो कोशिश हमारा ये होना चाहिए कि हम पॉइंट को कम से कम, दशमलव के जो अंक होंगे उनको कम से कम यूज में लेके आए। और ऐसा करने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम उसमें 1 या 2 जीरो हम लोग बढ़ा के चले। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखना पड़ेगा तो हम लोग 1 या 2 जीरो बढ़ा देंगे तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, आपको क्या कह रहा है कि एक निर्माण इकाई में यह नोट किया गया कि कच्चे माल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। तो इसमें तो आपको समस्या आपको भी नहीं होगा कि हम कह सकते हैं कि कच्चा माल जो है, अगर 25% की वृद्धि हुई है तो 25% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? तो 25% का फ्रैक्शन बन जाएगा 1/4, यानी 4 से 1 बढ़ा है। यानी कच्चा माल जो पहले 4 था, अब कितना हो गया है? तो 5। कच्चा माल जो पहले 4 यूनिट था वो 5 यूनिट था। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आय क्या कहता है कि यह नोट किया गया कि कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38% हो गई। अब जैसे आप इसका 4 का 30% निकालिएगा तो पॉइंट में आने लगेगा। तो इससे अच्छा क्या था कि हम यहाँ पे 1 जीरो सिर्फ बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा दशमलव न बने, डेसिमल न बने। और क्वेश्चन के इस लाइन का मतलब क्या है कि 25% की वृद्धि हुई है और श्रम लागत कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर, श्रम लागत है कच्चे माल की लागत के 30% से बढ़कर 38% हो गई है। इसका मतलब ये है कि पहले जो श्रम लागत था, जो मजदूरी थी, वो कच्चे माल का 30% पड़ता था, जो अब बढ़कर कच्चे माल का 38% हो गया। तो दोनों में बढ़ोतरी हुई है। कच्चा माल 40 से 50 हुआ है और श्रम लागत जो है पहले इस लाइन का यही मतलब है कि पहले जो है कच्चे माल का 30% था श्रम लागत, और बाद में ये श्रम लागत कच्चे माल का 38% हो गया। ये हमसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो अगर हम लोग श्रम लागत की बात करें तो इसका अगर हम लोग 30% निकालेंगे तो 12, और इसका 38%, तो 50 का 38%। देखिए, ये फायदा यही से मिलता है। इसे 50 ले लिए, इसका 38% निकाला, 100 रहता तो 38 होता, 50 है तो उसका 50% कितना हो जाएगा? 38% कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि पहले 52 रुपये खर्च होते होंगे तो अब 69 रुपये खर्च होते हैं। हमको कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कच्चे माल की खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए कि लागत वृद्धि पहले की लागत को समान रखा जा सके। तो हम कह रहे हैं कि अब कितना कम करना होगा? तो 52 हमको वापस लेके 52 आना है, तो कितना कम करना होगा? तो हम लोग कहेंगे भाई 17, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 5 गया 1। और किस पर कम करना है? तो बाद वाले पर, तो 69। आप इसको काटिएगा और परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई बाई 100। ये ऑप्शन लिखने के पीछे रीजन यही था कि जैसे यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि भाई 17/69 है, तो इसको काटने में हो सकता है आपको परेशानी हो, तो हम एक एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं। अगर 17/69 है तो 10% रहता तो 6.9 के आसपास आता। 10% रहता अगर इसका हमको 10% निकालते तो 6.9 आ, लगभग ये तिगुना है, 6.9 आता, तो लगभग ये तिगुना इसका करेंगे तो लगभग 21 के आसपास आएगा, 30% के आसपास। लेकिन ये देख रहे हैं क्या कि अगर जैसे ऐसे समझिए इस बात को कि हम देखिए क्या है भाई इसका डिफरेंस कितना है। तो इसका हम लोग कह रहे हैं कि अगर 10% निकालते तो ये 6.9 आता, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर इसका हम लोग अगर 20% निकालते तो लगभग 14 के आसपास आता। 20% निकालते तो 14 के आसपास आता, और अगर 25% निकालते तो 17.5 के आसपास आता। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो डाटा आएगा वो 25% से कुछ कम होगा, और 25% से कम कुछ कौन सा ऑप्शन है? तो ये वाला ऑप्शन है। तो ये 24.6% हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते थे, तो आपकी जैसी मर्जी। लेकिन ऐसे प्रश्नों में जहाँ पे आपको डिवीजन होने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा अप्रोक्स वैल्यू भी लेके चलिएगा तो काम हो जाएगा। जैसे कि एक बार फिर से पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, अब दोबारा इसमें क्या समझाएं। तो उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी।
और हमारे आंसर कितना हो गया 24.6%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आपको या इस तरह का डाटा आएगा, थोड़ा सा हम लोग परसेंटेज या ऑप्शन की मदद भी लेते हैं। और ये CGL 2022 का क्वेश्चन है और आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो सारे CGL 2022 के क्वेश्चन है। और ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, आप खुद से करते रहिएगा। बाकी आपको ये लैंग्वेज या इस तरह से रखने में कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, या जितनी बात मैंने यहाँ पे आपको सिखाई वो बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसका लैंग्वेज जो है वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि विभिन्न स्कूलों के कुछ छात्र, केवल लड़के और लड़कियां, ओलंपियाड परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों से 70 अधिक थी। कुल 90 छात्र फेल हुए हैं और परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल कितने छात्र परीक्षा में बैठे हैं। तो कैसे कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो हम लोग को ध्यान ये रखिएगा कि जैसे 20% और 15% लड़के और लड़कियां हैं, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं और हमको ये पता नहीं है, या ये हमको पता है कि 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में फेल हुए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 20% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 20% का फ्रैक्शन बनेगा 1/5, और इस 15% का फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, तो 15% का फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 3/20। चूँकि लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग हो सकती है, इसीलिए हम लोग यहाँ जब रेशियो बना रहे होंगे तो यहाँ पे हम लोग एक्स या वाई या फिर बॉयज़ और गर्ल्स के टर्म में इसको मान के चलेंगे। और हम लोग एक काम और करेंगे कि इसके बेस को इक्वल करेंगे, इसके बेस को इक्वल करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि 1/5 तो ये 20 होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि 20 में से 4 लड़के फेल कर गए होंगे और यहाँ 20 में से 3 लड़कियाँ फेल कर गई हुई। तो इसका मतलब एक कतई मत समझिएगा कि हमने ये मान लिया है कि ये दोनों लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है, इनकी संख्या अलग अलग हुई। तो इनकी संख्या अलग अलग होगी, इसी बात को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पहले बी लगा देते हैं ऊपर नीचे और यहाँ पे जी लगा देते हैं। 3 है। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 20B लड़के जो हैं, 20B टोटल लड़के थे जिसमें से 4B लड़के फेल कर गए हैं, और 20G लड़कियां थी जिसमें कि 3G लड़कियां फेल कर गई हैं। और हमको एक क्वेश्चन में यहाँ पे देकर रखा है कि कुल 90 छात्र ही फेल किए हैं, कुल 90 छात्र ही फेल किए हैं। तो हम यहाँ पे एक बात को समझेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन समझिएगा, अगर 90 छात्र ही फेल किए हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4B + 3G ये मिला के कितना हो जाएगा, तो 90 यही छात्र फेल किए हैं। अगला क्या कहता है कि उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कियों से 70 अधिक थी। तो हम कह सकते हैं अगर 20 में से 4 छात्र फेल किए हैं तो 16B जो है लड़के वो पास हुए होंगे, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 17G जो लड़कियां हैं वो पास हुई होंगी। और क्वेश्चन में हमको यहाँ पे मेंशन है कि 16B + 17G 16B - 17B। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या 70 अधिक थी, 70 अधिक थी, यानी कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अंतर कितना था, तो 70 था, और लड़कों की संख्या अधिक थी, इसलिए लड़कों की संख्या में से लड़कों की संख्या माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गए हैं। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 4 से और इसको 1 से, तो ये 16 हो जाएगा, और या इसको इसमें से घटा देते हैं तो माइनस प्लस और ये माइनस, तो इससे तो ये कट जाएगा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 17G और 3G कितना हो जाएगा, 20G, और 9 चौके 36, 360 में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा, 360 में से 70 जाएगा तो 200, 360 माइनस 70 290, 290। इसको अगर काट रहे होंगे कहीं गलत हो रहा है, 17 3 20, 16 और 4 20, ये तो ठीक है। 16 लड़के पास हुए हैं और 17 लड़कियाँ, तो ये हो जाएगा 4 चौके, अच्छा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4 तिहाई 12G, तो 12 और 17 कितना हो जाएगा, तो 29G।
ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 4 तिहाई 12 तो 29G, और G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये इससे काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में। तो हम कहते हैं कि G का मान कितना आ गया, 10। अगर G का मान 10 आ गया तो यहाँ से हम लोग B का भी मान निकाल सकते थे। तो G का मान अगर 10 आ गया तो 10 तिया 30, 60 में से 30 गया यहाँ से, इस इक्वेशन से लिखना नहीं, x में रखिए चाहे इसमें रखिए, G का मान दोनों में से किसी में रखिएगा। तो हम लोग लिख सकते थे 4b बराबर कितना, तो 10 तिया 30, 90 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, तो b बराबर कितना आ गया, तो 15। b बराबर कितना आ गया, 15। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमसे पूछ रहा है कि परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो 20। यहाँ पे परीक्षा में लड़के कितने शामिल हुए, 20b, और लड़कियाँ कितनी शामिल हुई थे, 20g। तो हम यहाँ से टोटल बता सकते हैं, ये टोटल यहाँ से 20 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ 20 कॉमन लेंगे तो b प्लस g हो जाएगा। तो b का मान कितना दे के रखा है, कितना आया हमारा 10, और g का मान कितना आया है 10, और b का मान कितना आया तो 15। तो 15 और 10 25, तो 20 गुना 25, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 500। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, ये तो खैर समझाने की बातें हैं, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको थोड़ा सा इसमें चीज़ें आसान पड़ेंगी, और ये डाटा आप लोग डायरेक्ट भी रख सकते हैं। आपको इतना लिखने का, एग्जाम में कम से कम इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ आना चाहिए। आपको सिर्फ ये चीज़ें आनी चाहिए कि हम यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप इस आंसर को जल्दी ला सकते थे। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताता कि जो आपके एग्ज़ाम में अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि बहुत बार होता है कि हम ये शॉर्टकट कर लिए, वो शॉर्टकट कर लिए, बहुत सारा शॉर्टकट रट के रख लिए, लेकिन आपको भी पता है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आपके दिमाग में पहली चीज़ क्या आती होगी और कैसे आती होगी। तो सारे शॉर्टकट धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, उनका इस्तेमाल करना है क्वेश्चन के बीच बीच में। आप बाकी आपका अब अगर बेस मजबूत है, क्वेश्चन आपको बनाने आ रहा है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।